देखिए, तो यहाँ पे देखो, अभी तक एप्लीकेशन लेयर में हमने जो वेब होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये वेब के बाद में जो वेब को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम आता है, तो ये उस प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम क्या है, HTTP। देखिए, इसके बाद में देखो आपके इसी कैटेगरी में अगला जो प्रोटोकॉल होता है जो कि FTP कहलाता है। और FTP की जब भी बात की जाए तो FTP का पूरा नाम क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यार कि ये नेक्स्ट प्रोटोकॉल आपका यहां पर इस कैटेगरी में काम में लिया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी फाइल को, तो अगर आप एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो या फिर हम कह सकते हैं कि यहां किसी फाइल को, एक फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि कहां पर अवेलेबल है, सर्वर पर। तो उसके लिए आपका एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है और उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं, FTP के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो सबसे पहले FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें लिखो FTP, FTP, FTP एक मानक, FTP एक मानक इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसे जैसे टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी द्वारा, टीसीपी आईपी द्वारा प्रदान किया गया है। टीसीपी आईपी द्वारा प्रदान किया गया है तथा तथा फाइलों को फाइलों को एक होस्ट से, एक होस्ट से, एक होस्ट से अन्य, एक होस्ट से अन्य पर ट्रांसफर करने हेतु, अन्य पर ट्रांसफर करने हेतु किया जाता है। अगर आप किसी भी फाइल को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे ट्रांसमिट करना चाहते हो, भेजना चाहते हो या ट्रांसफर करना चाहते हो, उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसका नाम क्या है, HTTP। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सॉरी FTP। FTP का उपयोग, FTP का उपयोग मुख्यतः, FTP का उपयोग मुख्यतः वेब पेजों को, वेब पेजों को इनके निर्माता से, वेब पेजों को इनके निर्माता से कंप्यूटर, कंप्यूटर में ट्रांसफर करने हेतु, कंप्यूटर में ट्रांसफर करने हेतु किया जाता है। ट्रांसफर करने हेतु किया जाता है जो, जो जो अन्य कंप्यूटर, अन्य कंप्यूटर, जो अन्य कंप्यूटर के लिए, अन्य कंप्यूटर के लिए सर्वर के रूप में,
सर्वर के लिए सर्वर के रूप में कार्य करता है, सर्वर के रूप में कार्य करता है। तो आप कह रहे हैं कि एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी आपकी फाइल को बनाने वाला, वेब पेज को फाइल बनाने वाला, ठीक है, व्यक्ति उन फाइलों को सबसे पहले कंप्यूटर में होस्ट करेगा और कोई आपके उस नेटवर्क के जो अन्य कंप्यूटर होंगे उन आपकी फाइलों को वहां से रिट्रीव कर लेंगे। तो जैसे वेब सर्वर होता है वैसे कौन सा सर्वर होता है, एफटीपी सर्वर। तो जो कंपनीज वगैरह होती है वो कंपनी क्या करती है, कोई जो फाइल उनको अपने कर्मचारियों को शेयर करनी होती है तो वो उनको एक एक करके भेजती नहीं है, उनको कहां होस्ट कर देती है, कंप्यूटर पे, और उनका एक्सेस उनको यहां पर क्या कर दिया जाता है, दे दिया। जैसे समझो, ठीक है, आपकी यहां पे जैसे FTP:// ऐसा अगर है तो ये बेसिकली आपको इंगित करता है, किसको इंगित करता है, एफटीपी की साइट को बता रहा है। जैसे आपने HTTP:// देखा था, तो HTTP:// किसको लिंक करने का काम करता है, वेबसाइट को, किसको, वेब सर्वर को। वैसे ही FTP:// लिख रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, हम कहते हैं कि FTP://192.168.0.1 मैं सर, तो ये आपका एड्रेस है FTP सर्वर का। तो मैं FTP सर्वर के साथ में लिंक करना चाहता हूं, ठीक है, तो लिंक करने के लिए हमने यहां पे FTP साइट का यूज किया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर से किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए भी हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, FTP। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, FTP में इसका उपयोग, इसका उपयोग इसका उपयोग कंप्यूटर, इसका उपयोग कंप्यूटर, इसका उपयोग कंप्यूटर जो जो इंटरनेट पर है, जो इंटरनेट पर है उससे, जो इंटरनेट पर है उससे फाइलों को डाउनलोड करने हेतु, फाइलों को डाउनलोड करने हेतु किया जाता है। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि इंटरनेट पर फाइलों को डाउनलोड करने के लिए प्रमुख रूप से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, FTP। अगर जब भी हम इंटरनेट से किसी भी फाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कि इंटरनेट पे, इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेट पर नेटवर्क है और उस पर कोई कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पर किसी फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे, तो उस केस में एक प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, वो कौन सा है आपका। तो यहाँ पर देखो, वैसे अब हम कहेंगे सब फाइल को ट्रांसफर HTTP के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन HTTP के माध्यम से हमेशा जो फाइलें आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, वो आपके यहां पर वेब डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, ज्यादातर वेब पेजेस होते हैं। लेकिन इसलिए हम कहते हैं यूजर के लिए जो कन्वीनियंट होते हैं, जो अपने मूल रूप में फाइल को ट्रांसफर करने में सक्षम बनाते हैं, तो वो प्रोटोकॉल आपका कौन सा होता है, FTP। तो बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं FTP का उपयोग जनरली इंटरनेट पर आप किसके लिए भी कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ फाइल। आप जो भी फाइलों की शेयरिंग करते हैं वो किसके माध्यम से हो सकते हैं, ये, ठीक है, हम कहते हैं कि, या फिर हम कहते हैं कि ऐसा भी कहा जा सकता है, ठीक है, आपका टू शेयर, ठीक है, डेटा, ठीक है, विद मोर रिलायबिलिटी, ठीक है, मोर रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंटली। हम कहते हैं कि आपके किसी भी डेटा को, ठीक है, विश्वसनीयता या परिक्षमता के साथ में ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, FTP। तो यार ना कि एग्जामिनर आप लोगों से डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटोकॉल आपका यूज किया जाता है, या किसी तरह से हम यहां पर कह सकते हैं कि कौन सा भाग आपका यूज किया गया।
तो नॉर्मली देखो यहाँ पर एफटीपी से संबंधित हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कोई भी आपका क्लाइंट है, उस क्लाइंट को कोई फाइल चाहिए और ये जो फाइल है वो आपकी कहां पर अवेलेबल है, सर्वर पर। तो आप सर्वर से अपनी फाइल को क्या करना चाह रहे हैं, डाउनलोड। देखो एचटीटीपी के केस में बताओ, वेब पेज क्या अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड होता है क्या? नहीं, केवल ट्रांसफर होता है और वो डिस्प्ले होता है। ट्रांसफर होकर डिस्प्ले होता है और वो किस पर डिस्प्ले होता है, वेब पेज पे। लेकिन एफटीपी का उपयोग करके आप कंप्लीट फाइल को अपने सिस्टम में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि एचटीटीपी की जब भी बात करें तो एचटीटीपी केवल और केवल वेब पेजों को यूजर कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के लिए काम में लिया जाता है, जिन्हें किसी आपके वेब ब्राउजर पर क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। जबकि अगर हम किसी भी एफटीपी की बात करेंगे तो एफटीपी के माध्यम से हम किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगला जो पॉइंट आपसे पूछा जाता है एफटीपी के किसके बारे में पूछा जाता है, कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो एफटीपी हम यूज कर रहे हैं, इस एफटीपी के माध्यम से हम कहते हैं कि दो तरह के कनेक्शन आपके होते हैं। ठीक है, एक कनेक्शन जो होता है उस कनेक्शन को कहते हैं, कौन सा कनेक्शन कहते हैं, कंट्रोल कनेक्शन। ठीक है, याद रखिए एक कनेक्शन होता है कंट्रोल कनेक्शन और दूसरा जो कनेक्शन होता है जिसे आपका कौन सा कनेक्शन कह सकते हैं, डेटा कनेक्शन। तो याद रखिए कि जब भी हम किसी भी एफटीपी फाइल ट्रांसफर की बात करेंगे, तो जैसे आपने याद आ रहा हो तो एचटीटीपी के केस में दो कनेक्शन पड़े थे। कौन कौन से कनेक्शन थे, नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट। लेकिन यहां पर इस वाले भाग में हम कहते हैं दो कनेक्शन होता है। एक कनेक्शन जो होता है वो कौन सा कनेक्शन कहलाता है, कंट्रोल। कंट्रोल कनेक्शन को ही हम कौन से कनेक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, अरे कंट्रोल कनेक्शन को ही हम कौन से कनेक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, कमांड। कौन से कनेक्शन के नाम से, कमांड कनेक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपके कमांड कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि यूज टू डिफाइन, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, याद रखना कि नियमों को परिभाषित करने वाला जो कनेक्शन माना जाता है, कि जिस कनेक्शन के माध्यम से कुछ रूल डिफाइन किए जाते हैं जो कम्युनिकेशन के में काम आएंगे, वो सारे के सारे जो होते हैं वो कौन से वाले कनेक्शन होंगे, कंट्रोल कनेक्शन कहलाते हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं कि कहा जाता है कि हम कहते हैं कि यूज्ड फॉर डेटा टाइप, कि आप जो डेटा भेजेंगे उस डेटा के टाइप के लिए जो रूल्स डिफाइन किए जाएंगे, वो रूल्स आपके कौन से वाले भाग में होंगे, यूज होंगे। तो यार ना अगर पूछा जाए वह कनेक्शन, हम पूछा जाए कि कौन एफटीपी के कौन से कनेक्शन के माध्यम से, ठीक है, आपका कौन से माध्यम से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, तो कम्युनिकेशन किससे एस्टेब्लिश होता है, कंट्रोल। और इस कंट्रोल कनेक्शन में हम जनरली क्या भेजते हैं, जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, वो सब आपके होंगे। और जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि एक्चुअल फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, वो कौन सा होता है, डेटा कनेक्ट। अब सवाल आता है एफटीपी कौन से पोर्ट नंबर पर काम करता है। तो याद रखना कि एफटीपी की बात करें तो दो पोर्ट पे काम करता है। ये पोर्ट नंबर कितने पे होता है, 21, और ये पोर्ट नंबर कितने पे होता है, 20। तो याद रखना अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो एचटीटीपी कौन से पोर्ट पे काम करता है, अरे एचटीटीपी कौन से पोर्ट पे, 80 पे। एचटीटीपीएस कौन से पोर्ट पर, कौन से पे, 443। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का मतलब, ठीक है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस कनेक्शन ओरिएंटेड होता है या कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड वाले जो प्रोटोकॉल होते हैं वो किसकी सर्विस यूज करते हैं, टीसीपी। तो वैसे ही हम कहते हैं कि आपकी ये दोनों ही पोर्ट कौन सी कनेक्शन की बात करेंगे, याद रखना यूडीपी। और यहां पर हम कहते हैं कि एफटीपी के पोर्ट नंबर हम कहते हैं
एफटीपी की सर्विस का यूज करते हैं टीसीपी, और टीसीपी की सर्विस नंबर अगर बोला जाए 20, ठीक है, 20 नंबर पे एफटीपी पोर्ट का 20 नंबर किसके लिए काम आता है? डेटा कनेक्शन। जबकि 21 की बात करें तो किसके काम आता है? कंट्रोल। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के पेपर में कि एफटीपी कौन से पोर्ट पे काम करता है, तो याद रखना किस पे काम करता है? 20 और 21। अगर उसमें भी पूछ लिया जाए कि डेटा के लिए कौन सा है? 20। कंट्रोल के लिए कौन सा है? 21। अगर उसमें भी ये पूछ लिया जाए कि कौन सी सर्विस का यूज करता है, कौन सी सर्विस का? टीसीपी। टीसीपी की सर्विस का यूज करता है मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है? कनेक्शन ओरिएंटेड। ये लिख लो ताकि याद रहे। देखिए, तो याद रखना कि डेटा टाइप का मतलब आपको हमेशा याद रखना, ये कौन कौन सी फाइलों को ट्रांसफर कर सकता है? आस्की, सुना है नाम? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टाइप। या आपने एबीसीडीआईसी का नाम सुना है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये भी एक प्रकार की कोडिंग आपकी होती है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी एबीसीडी आईसी आपकी कोई फाइल हो सकती है, और या फिर कोई आपकी कौन सी फाइल भेज सकते हैं? इमेज फाइल। तो ये हम कहते हैं कि डेटा टाइप किसी डेटा का प्रकार बताता है कि कौन सी फाइल भेजी जा सकती है, तो ये याद रखना। या फिर सामान्य भाषा में इनको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर आप, जैसे होता है ना कि आपको पिज्जा ऑर्डर करना है, तो आप जो कॉल करते हैं, कॉल करना मतलब कंट्रोल, डिलीवरी करना मतलब डेटा। तो ये इसका मतलब है कॉल करना, और इसका मतलब क्या है? डिलीवरी करना। ठीक है, तो यहाँ कम्युनिकेशन के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, और वहां मैसेज या जो डेटा है उसको क्या करना? डिलीवर करना। या डिलीवरी होती है, और यहाँ पे कनेक्शन का क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट होता है। और फाइल हमेशा या तो आस्क की फाइल होती है। आस्क की फाइल मतलब जिसमें टेक्स्ट होता है। भाई आपका जो भी टेक्स्ट होता है वो कौन से कोड का यूज करता है? आस्क की कोड। ठीक है, तो आपके जो अमेरिकन आपका एएनएसआई द्वारा स्टैंडर्ड बनाया गया जिसमें टेक्स्ट फाइल को आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो ये हमें देखो, मेन क्वेश्चन हमेशा बार बार यही आता है कि कौन से पोर्ट पर काम करता है, या पूछ लेगा कि यहां पर ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि आपके टीसीपी आईपी, ये टीसी इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट जिस प्रोटोकॉल पर काम करता है वो कौन सा प्रोटोकॉल है? किसमें है? टीसीपी आईपी पर आपका होता है। ये देखो कोर्स कब पूरा होगा है? पता नहीं, सवाल ऐसे पूछेंगे ना, कोर्स कब पूरा होगा तुम। देखो, नेक्स्ट देखो, फाइल डेटा स्ट्रक्चर। अब ये वही है ये जो इतने दिन पूछ रहा था डीएसए की क्लास कब होगी। अब डीएसए की क्लास शुरू होगी तो अब कोर्स कब पूरा होगा। ऐसा अलग अलग भांति भांति के लोग आते हैं। हाँ? हमें होता नहीं सर, कई बार क्या होता है, जैसे होता है ना कि संडे की छुट्टी है सर, इसी वाले संडे की छुट्टी है क्या? है? है? ऐसा कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है ना। जैसे होता है सर, टाइम टेबल में 2 बजे क्लास का टाइम दिया हुआ है, कल कितनी बजे आना है? बस 2 बजे का टाइम दिया तो 2 बजे आना है? तो ऐसे ही है? देखो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका फाइल का डेटा स्ट्रक्चर। तो कोई भी जो फाइल होती है, तो ये अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ? पढ़ लिया तुमने पहली क्लास में ही, बताते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है।
तो ये हम कहते हैं कि डेटा को किस रूप में आप मेमोरी में रिटेन करोगे, वो क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर। भाई आपका हम कहते हैं डेटा को किस मैनर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहा, मेमोरी में, कहा, मेमोरी में। तो वैसे हम कहते हैं अब यहाँ फाइल जो है, उस फाइल के अंतर्गत बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वो जानकारी किस मैनर में ऑर्गेनाइज की जाती है वो होता है। तो यहाँ पर को तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या स्ट्रक्चर होता है, फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर आपका यहां पर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, दूसरा जो स्ट्रक्चर आपका यहां पर होता है जिसे कौन सा कहते हैं, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। और तीसरा जो स्ट्रक्चर आपका यहां पर होता है उसे आपका कहा जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, पेज स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना तीन तरह के स्ट्रक्चर आपके यहां पर डिफाइन है फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पिछली बार पूछा गया था, एफटीपी का कौन सा ट्रांसमिशन मोड नहीं होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। पिछली बार भी आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो तीन तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर पूछा जाए एफटीपी का डिफॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, एफटीपी का डिफॉल्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा स्ट्रक्चर है, फाइल। देखिए हम कहते हैं एफटीपी का डिफॉल्ट स्ट्रक्चर फाइल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। देखिए इसमें हम कहते हैं कोई संरचना यहां पर नहीं होती है, ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ क्या होती है, बाइट। बाइट, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट के रूप में अगर इंफॉर्मेशन भेज रहे हो तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, फाइल स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो कौन सा है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब फाइल को किसमें बांटा जाता है, हे भगवान, डेटा, डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल। तो उल्टा आ जाओ आप, फाइल से क्या होता है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से डेटा। ये तो कितनी बार मैं भी बता चुका हूं तुम्हें, डेटा। हमने कहा कि फाइल के अंदर क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड, और प्रत्येक रो किसको बताती है, एक रिकॉर्ड को, जिसे टपल भी कहते हैं। ठीक है, सिंगल रो सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, हम कहते हैं सिंगल कॉलम एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट। क्या मैं बोल सकता हूं ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, और सारे एट्रीब्यूट सेम टाइप के होने जरूरी नहीं है रिकॉर्ड में, हाँ या नहीं। ठीक है, एक आपके कॉलम के एट्रीब्यूट, एक कॉलम में डिफाइन किया जाने वाला एट्रीब्यूट सेम डेटा टाइप का होता है। तो यही तो क्वेश्चन बनता है, आपको लैंग्वेज में फंसा देगा वो इस तरीके से। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या है, फाइल को आपके छोटे छोटे भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड हमेशा किसके साथ में यूज होता है, टेक्स्ट फाइल के साथ में, किसके साथ में, टेक्स्ट फाइल। इसके बाद में पेज स्ट्रक्चर, मतलब फाइल को किस में बांट लिया गया है, पेज में। हर पेज का क्या होता है, प्रत्येक पेज का क्या होता है, पेज नंबर। क्या होता है, पेज नंबर। पेज नंबर के साथ में प्रत्येक पेज में क्या होता है, एक हेडर। क्या होता है, हेडर। और इस पेज को कहीं भी स्टोर करके रैंडमली क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। तो ये तीन तरह से आपके स्ट्रक्चर होते हैं, तो लिख लो इनमें, फाइल स्ट्रक्चर में लिखो, इसमें लिखो यह डिफॉल्ट होता है, यह डिफॉल्ट होता है तथा तथा कोई संरचना, नो स्ट्रक्चर, कोई संरचना नहीं होती है, कोई संरचना नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह यह एक यह एक लगातार लगातार बाइट की
लगातार बाइट की स्ट्रीम होती है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट। लगातार बाइट की स्ट्रीम में होती है। तो याद रखना डिफॉल्ट रूप से कौन सा स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर, जिसमें किसी तरह की कोई संरचना नहीं होती है, जिसमें बाइट के रूप में कंटिन्यूअस मैनर में डेटा को क्या किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट लिखो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। फाइल को रिकॉर्ड में विभाजित किया जाता है, रिकॉर्ड में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तथा इन्हें इन्हें केवल टेक्स्ट फाइल हेतु उपयोग लिया जाता है। टेक्स्ट फाइल हेतु उपयोग लिया जाता है। टेक्स्ट फाइल हेतु उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट लिखो पेज स्ट्रक्चर। पेज स्ट्रक्चर इसमें लिखो फाइल को फाइल को पेजों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक पेज में एक पेज नंबर तथा पेज हेडर होता है। पेज नंबर तथा पेज हेडर होता है। तो हर एक पर्टिकुलर भाग में क्या होगा, पेज नंबर होगा और क्या होगा, पेज हेडर होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में। पेज को पेज को पेज को रेंडमली या सिक्वेंशियली क्रम अनुसार या अनुक्रम में, पेज को रेंडमली या सिक्वेंशियली स्टोर तथा एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस मतलब पहुंचा जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। तो आप कोई भी पेज को कहीं भी रैंडमली एक्सेस कर सकते हो और कहीं भी उसे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो पॉइंट आपका यहां पर आता है जिसे कहते हैं एफटीपी ट्रांसमिशन। देखिए मोड पिछली एग्जाम में आया था यहां से सवाल। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है एफटीपी के ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, एफटीपी जो ट्रांसमिशन करेगा वो कौन कौन से मोड आपके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप याद रखिए एफटीपी के बारे में, जैसे हम नॉर्मली ट्रांसमिशन मोड की बात करते हैं तो कितने मोड होते हैं, 3 मोड। ठीक है, एक सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और तीसरा कौन सा होता है, फुल अप्लाई। लेकिन यहां पर जो मोड होते हैं वो 3 तरीके के मोड में आपके क्या किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे याद रखना 3 मोड कौन कौन से होते हैं। एक होता है जिसका नाम कौन होता है स्ट्रीम मोड। ठीक है, दूसरा जो मोड होता है जो कि कौन सा मोड कहलाता है, ब्लॉक मोड।
और तीसरा जो मोड आपका होता है उसे नाम दिया जाता है, जो कि कौन सा मोड कहलाता है? कंप्रेस मोड। पिछली बार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एफटीपी का एक ट्रांसमिशन मोड नहीं होता है, तो उसे इन तीन के अलावा एक चौथा नाम दिया गया था, वो नहीं होता है। तो यहां पर को इसमें आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन किस मैनर में जाएगी, तो अभी आपको अगर याद हो तो मैंने बताया कि एफटीपी के फाइल स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइल स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि तीन तरह के फाइल स्ट्रक्चर होते हैं। और उस फाइल स्ट्रक्चर में आपने बताया कि डिफॉल्ट रूप से जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? फाइल स्ट्रक्चर। क्या फाइल स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रक्चर आपका होता है क्या? अरे हाँ या नहीं होता है। और उसमें इंफॉर्मेशन किसके रूप में ट्रांसफर होती है? स्ट्रीम ऑफ बाइट। तो वैसे ही याद रखो, स्ट्रीम मोड जो होता है वो आपका एफटीपी का कौन सा मोड होता है? डिफॉल्ट मोड। देखिए, तो यहाँ पे आपका डिफॉल्ट मोड आपका यहाँ आपका जो होगा स्ट्रीम मोड होगा। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, तो ये हम कहते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि एफटीपी से टीसीपी तक डेटा को डेटा को कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट, तो हम कहते हैं कि डेटा को कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना डिफॉल्ट मोड स्ट्रीम मोड होगा, और जहां लगातार बाइट स्ट्रीम के रूप में किसी डेटा को भेजा जा रहा है, ठीक है, जैसा तो उसके रूप में यूज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि फाइल को हमने बांट दिया। फाइल को किसमें बांटा? रिकॉर्ड में। किसमें बांटा था? रिकॉर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा फाइल को विभाजित हमने रिकॉर्ड वाले भाग में किया, और रिकॉर्ड के रूप में हम कहते हैं स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। तो रिकॉर्ड जो होता है वो फाइल का एक सिंगल क्या कहलाता है? ब्लॉक। फाइल का सिंगल ब्लॉक जो होता है वो क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। तो यहाँ पे दूसरा जो मोड होता है आपका कहा जाता है कि हम कहते हैं कि एफटीपी से टीसीपी तक डेटा किसके रूप में डिलीवर होगा? ब्लॉक के रूप में, ठीक है, डिलीवर होगा। ठीक है, यहां पर जो भी डेटा होगा वो ब्लॉक्स के रूप में डिवाइड करके, ठीक है, आपका डिलीवर किया जाएगा। तीसरा कनेक्शन होता है वो कौन सा होता है? कंप्रेस मोड होता है। तो जिसमें नाम से पता चल रहा है कि डेटा को पहले क्या करेंगे? डेटा को पहले क्या किया जाता है? कंप्रेस्ड किया जाता है। कंप्रेस करने से आपकी ज्यादा मात्रा में डेटा को क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ठीक है, तो जैसे विनजिप, विनरार, आपके पिन, आपका पीजे पर, गनजे पर, ये जो आपके यूज होते हैं, तो हम कहते हैं कि पहले आपका कंप्रेस किया जाएगा, और फिर हम कहते हैं कि कंप्रेस किया जाता है, तथा तथा बाद में एफटीपी से टीसीपी तक डिलीवर किया जाता है। अब हम बोल रहे हैं टीसीपी तक डिलीवर किया जाता है, क्योंकि आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? टीसीपी। टीसीपी, क्योंकि आपके एप्लीकेशन लेयर से डेटा कौन सी लेयर में जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का जो भी डेटा होता है वो कौन सी लेयर में जाता है? ट्रांसपोर्ट। जब मैं आगे आपको एक मॉडल पढ़ाऊंगा, कौन सा मॉडल? टीसीपी आईपी। कौन सा मॉडल? टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी में अपर जो लेयर होती है, अपर लेयर कौन कौन सी लेयर? ठीक है, आपके टीसीपी आईपी में जो अपर लेयर होती है वो कौन कौन सी लेयर होती है? प्रेजेंटेशन होती है, इसके एप्लीकेशन होती है, और कौन सी? सेशन। तो इन तीनों लेयर को अगर हम जब भी बात करें, तो इन तीनों लेयर की जब भी हम बात करेंगे, तो ये तीनों लेयर जो है कंबाइन रूप से टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर किसके नाम से जानी जाती है? अरे किसके नाम से जानी जाती है? अरे कौन से नाम से? एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर के नाम से जानी जाती है?
एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानी जाती है, जैसे समझो आगे। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि यहां अगर देखें कहां गई लेयर्स, ठीक है, तो यहां पर जैसे आपकी लेयर्स, आपकी ये देखो समझो ये जो लेयर्स की बात की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना कि ये 7 लेयर होती है, किसमें, कौन सा मॉडल में, ओएसआई मॉडल। तो इस ओएसआई मॉडल की ये जो 7 लेयर है, इसमें से ये जो अपर लेयर होती है, तो ये अपर जो लेयर होती है वो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर, टीसीपी आईपी मॉडल जब पढ़ोगे तो उस टीसीपी आईपी मॉडल में इनको कंबाइनली हम किस नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लेयर आपका डेटा को भेजेगा कौन सी लेयर में, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट लेयर में हम कहते हैं दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, कौन कौन से, टीसीपी और यूडीपी। तो अभी हम एफटीपी की बात कर रहे हैं, तो एफटीपी प्रोटोकॉल कौन से, एफटीपी प्रोटोकॉल कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, टीसीपी। एफटीपी कहता है कि मैं फाइल को ट्रांसफर करता हूं, लेकिन उसे लेकर जाने का काम कौन करता है, टीसीपी। देखिए वो भेजने का काम कर रहा है, लेकिन उसे कैरी कर कर एक जगह से दूसरी जगह पर इंटरनेट पर कौन लेके जाएगा, टीसीपी। आप कहते हैं ये ट्रांसपोर्ट की सर्विस है। देखिए भाई ट्रांसपोर्ट की सर्विस, जैसे हम कहते हैं कोरियर वाले को ले जाके हमने तो भेज दिया, अब वहां से उसको वहां से उठाकर उससे संबंधित बंदे तक डिलीवर करने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाले का। तो यहां पर अगर ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा तो यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द फाइल टू राइट डेस्टिनेशन, वो सही जगह पे नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर एप्लीकेशन लेयर पे जो जितने भी प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं, जैसे एचटीटीपी पढ़ा, एचटीटीपीएस पढ़ा, एफटीपी पढ़ा, आगे हम एसएमटीपी, आईमैप, पॉप3, डीएनएस, डीएसएपी, आपका ये जितने भी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे ये सब किसकी सर्विस का यूज करते हैं, या तो टीसीपी या यूडीपी। टीसीपी की सर्विस का यूज करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल कहलाएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड। और अगर इसकी सर्विस का यूज करेंगे तो कनेक्शन लेस। तो हम कह रहे हैं जहां ज्यादा स्पीड के साथ में डेटा को ट्रांसफर करना है, जहां रिलायबिलिटी कोई कंसर्न नहीं रहता, वहां किसका यूज होता है, यूडीपी। लेकिन जहां रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी सर्वोपरि है, वहां हमेशा कौन सा होगा, टीसीपी होगा। तो याद रखना कि 3 तरह के ब्लॉक, आप कहते हैं 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड हो सकते हैं। देखिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी या तो आपके स्ट्रीम मोड में जा सकती है, या ब्लॉक मोड में जा सकती है, और या फिर कौन से मोड में जा सकती है, कंप्रेस मोड में आपकी यहां पर जान सकते हैं। तो यहां पर हमेशा याद रखना कि जो भी ट्रांसफर होता है, अगर आप एफटीपी ट्रांसफर का उपयोग कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, तो या तो फाइल ट्रांसफर किसके बीच में हो रहा है, सर्वर से किसके बीच में, सर्वर से किसके बीच में, क्लाइंट। सर्वर से किसके बीच में, क्लाइंट। या फिर किसके बीच में, क्लाइंट से सर्वर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आप कोई फाइल को जैसे प्राप्त कर रहे हो, एक फाइल को अगर आप रिट्रीव कर रहे हो तो बताओ किसके बीच में होगा, फाइल को प्राप्त कर रहे हो, क्लाइंट, हम कहते हैं फाइल को प्राप्त कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, सर्वर टू क्लाइंट। अगर हम कहते हैं किसी फाइल को आप स्टोर कर रहे हो, क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, सर्वर से किसी जानकारी को अपने कंप्यूटर में कॉपी करना क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग। क्या कहलाता है, अपने कंप्यूटर से जानकारी को सर्वर पर कॉपी करना। ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हम अपनी फोटो या वीडियो को क्या करते हैं, और किसी और की मत किया करो। हैं? ठीक है, तो यहां पर याद रखना है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि एग्जामिनर डायरेक्टली आप लोगों से सवाल पूछ लेता है। तो वैसे तो हम कहते हैं कि एफटीपी डायरेक्ट कोई सिक्योरिटी नहीं प्रदान करता, लेकिन एफटीपी को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए फिर से एसएसएल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। वो कहता है मेरे पास सुरक्षा नहीं है, तो जब उसके पास खुद के पास सुरक्षा नहीं है तो वो आपके किसके साथ में जाता है, एसएसएल। और एसएसएल के पास में जाएगा तो फिर एफटीपी किसके नाम से बदल जाएगा,
FTPS, एस का मतलब सिक्योर। ये जो इंफॉर्मेशन अभी तक साधारण रूप से जाती थी वो इंफॉर्मेशन अब किसके रूप में जाएगी? सिक्योर रूप में। वो हम आगे देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट देखिए, अगली एप्लीकेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो कि आपकी कौन सी है? ईमेल। देखिए याद रखना कि इस लेयर के साथ साथ आपकी कौन सी लेयर खत्म हो रही है? इंटरनेट। इंटरनेट में ये इंटरनेट इसकी के साथ में चल रहा है। तो अगली जो लेयर हमारी यहां पर काम में लेते हैं, इसी लेयर में अगली जो सर्विस है वो कौन सी सर्विस है? ईमेल की सर्विस। और ईमेल की सर्विस में हमारे जो प्रोटोकॉल यूज होंगे कौन कौन से? SMTP, कौन सा? पॉप, और इसके अलावा IMAP और MIME, ये चार प्रोटोकॉल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित है? तो ईमेल से संबंधित कौन कौन से प्रोटोकॉल है? तो SMTP और पॉप और MIME। अगर सवाल पूछा जाए कि वेब ब्राउजर पर एक ईमेल को पढ़ने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? कौन सा? कौन सा? आपके SMTP, पॉप, IMAP, MIME। वेब ब्राउजर पर ईमेल मैसेज को पढ़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? अरे कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? वेब ब्राउजर पर ईमेल संदेश को पढ़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? कौन सा? HTTP। वेब ब्राउजर की बात हो रही है। मैंने बार बार समझा, HTTP काम नहीं करेगा तो आगे कुछ होगा ही नहीं। आप वेब ब्राउजर पर मैसेज पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है? तो मैं, आप अगर जैसे आप अगर कोई मैसेज पढ़ना चाहोगे तो सबसे पहले क्या करते हो? http://www.gmail.com, ठीक है? तभी तो वहां तक पहुंचोगे। तो ये अगर याद रखना, क्वेश्चन यही लैंग्वेज में फंसाएगा बस। तो ऐसे ही आपसे सवाल पूछा जाए, ट्रांसपोर्ट लेयर के किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? TCP। TCP ट्रांसपोर्ट लेयर। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? SMTP। लेकिन वास्तव में ईमेल को लेकर जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा? TCP। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। और लैंग्वेज, अगर अभी तो सारा खेल ही किसका है? लैंग्वेज का। अभी जो नए पेपर आ रहे हैं वो सारे पेपर किसके हैं? लैंग्वेज के। आप लैंग्वेज में हमें लगेगा कंफ्यूज हो जाओगे आप, जैसे कि आज का पेपर। ठीक है, आज रिवीजन बैच का जो आज का पेपर है फंडामेंटल का, उसमें आप जब पढ़ोगे, आप दोगे, अगर आपके पास समय होगा तो। क्या? किसने कहा? आज है क्या? कल शाम को? अरे आज ही है वो, कल शाम को 3 बजे कहाँ होगा? हाँ? इन्होंने कल का कल भेजा होगा, डिलीवर आज हुआ होगा है? अभी चेक कर लेते हैं तो। कल कंप्यूटर अनुदेशक रिवीजन बैच का टेस्ट 3 PM से होगा, तो कल डला हुआ है भाई ये। तो कल का मतलब आज हो गया ना? हाँ? टेलीग्राम मत देखो तो तुम तो, आधे, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी सारी जानकारी मिलती है व्हाट्सएप पे मिलती है, टेलीग्राम पे तो कुछ डल ही नहीं रहा। कौन सा टेलीग्राम है? ते आपकी चल रही टेस्ट सीरीज शेड्यूल के अनुसार आगामी टेस्ट 7 जून रविवार को निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर आयोजित होगा, ये डला हुआ है। रिवीजन बैच का तो टाइम ही फिक्स है, वो 3 बजे है तो 3 बजे ही टेस्ट होगा।
तो मैडम कल जब पढ़ोगे, आप जब कल जाके पढ़ोगे तो कल होगा, तो कल हो गया। अब कल का मतलब क्या है? अब आज, अब कल का मतलब क्या, आज कल की बात करोगे तो जो चला गया, ठीक है? या फिर हम कहते, अब आप वही तो कहानी है। देखो समझो, जिस, मेरी बात सुनो भाई, ऐसे समझो, जिसको टेस्ट नहीं देना उसका कल होगा, ठीक है? अब वो होता है ना, कई कई जने क्या होते हैं, जैसे कई जनों की नींद ही अभी 12-1 बजे खुली होगी। अब उसने सुबह उठ के अगर बात करे, व्हाट्सअप खोला होगा तो उसमें लिखा हुआ है कल होगा, ठीक है? तो उसकी गलती थोड़ी है कि उसने ये देखा कि भाई कल होगा, तो कल होने का मतलब उसने कहा कि भाई कल होगा तो कल कल होगा। अब जिसने आज देखा उसके लिए कल होगा, और जिसने कल देखा उसके लिए आज होगा। तो इसलिए आज ही होगा टेस्ट रिवीजन। वो तो रिवीजन बैच का मतलब ही यही है कि भाई 5 दिन जो पढ़ा उसका छठे दिन टेस्ट है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपने जितना पढ़ा उतना आप कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये, अब ये मानो कि मेरी तरफ से ये अंतिम बार है। अब इसके बाद में केवल एक लास्ट बार और मैं रिवाइज कराऊंगा, जब एग्जाम से 1 महीने पहले जो मैराथन क्लास लूंगा एक एक यूनिट की, वो एक लास्ट रिवीजन और बचेगा। उसके अलावा देखा जाए तो ये अभी लास्ट है। तो यहाँ पे जैसे इस बार साथ साथ में अगर रिवाइज करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो ये हर वीक का जो शेड्यूल आपको मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आसानी से 2 महीने में आपका क्या हो जाएगा, पूरा कोर्स हो जाएगा, ठीक है? अगर अभी भी अगर आपने रिवाइज नहीं किया, अभी भी नहीं पढ़े और अभी भी बाद बाद करते रहे, तो ये बाद कभी भी पूरा नहीं होगा, ठीक है? ऑफलाइन दे सकते हो, ठीक है? ऑफलाइन नहीं दे सकते तो सेम आपका रिवीजन बैच में ये टेस्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होता है, इसलिए टेस्ट भी ऑफलाइन ही देने चाहिए। ये जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं वो उनके वहां एग्जाम में होता है ना, नाम की स्पेलिंग गलत लिखी आया, ठीक है? गोल रोल नंबर गलत लिखी आया, एक गलती 5 नंबर कट जाते हैं, ठीक है? एक गलती से सीधे 5 नंबर कट जाते हैं। और 5 नंबर करते तो तुम ये मानो कि कट ऑफ से बाहर हो गए, ये मानो पेपर थोड़ा सा भी कठिन आ गया। तो इसलिए ऑफलाइन टेस्ट तो ऑफलाइन ही, जिस एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे एग्जाम देना चाहिए। तो ये ऑफलाइन देना बहुत जरूरी, ऑनलाइन में तो टाइम ही नहीं लगता। देखा, टिक मारा, नेक्स्ट देगा, नेक्स्ट 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 कर लो, आधे घंटे में पूरा पेपर हो जाता है। हाँ? वही हमें समझने की बात है। तो याद रखना कि अब हम देखो इंटरनेट की अगली प्रचलित एप्लीकेशन की बात करते हैं, और वो प्रचलित एप्लीकेशन कौन सी होती है? ईमेल। तो यहाँ पर देखो हम कहते हैं कि आपके ईमेल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी टेक्स्ट या मैसेज को भेजने के लिए हमने इंटरनेट की एक प्रक्रिया को शुरू किया था, जिसमें पहली बार अर्पानेट नेटवर्क में ईमेल को भेजने वाले व्यक्ति का नाम रे टॉमलिंसन था, ठीक है? बाद में तो अलग अलग लोगों ने यहाँ पर अलग अलग तरह के ईमेल बनाए, जैसे भारत में ईमेल सेवा शुरू करने वाला सबीर भाटिया, हॉटमेल सर्विस को उन्होंने क्या किया था, शुरू किया था। तो यहाँ पे ईमेल जो है आज के समय में, मतलब हम कहते हैं किसी समय पर आपके आपस में कम्युनिकेशन करने और जानकारी का साझा करने का सबसे प्रचलित माध्यम कौन सा था? ईमेल। जब तक ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये नहीं आए थे, पहले आपके जो भी दस्तावेज होते थे उन सभी को भेजने का तरीका क्या होता था? ईमेल, ठीक है? तभी तो देखा होगा एप्स्टीन फाइल्स खुली थी, उसमें क्या थे? सारे ईमेल ही तो थे सारे, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखिए, लिखो ईमेल में, लिखो सबसे पहले हेडिंग डालिए ईमेल, इसमें लिखो ईमेल ईमेल इंटरनेट की सबसे पुरानी इंटरनेट बोल सकते हो या नेटवर्क बोल सकते हो, सबसे पुरानी एप्लीकेशन है
जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग संदेश तथा फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने हेतु किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने हेतु किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट की सबसे प्रचलित एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन होती है? ईमेल। तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी ईमेल की संबंधित हम इंफॉर्मेशन आप भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो, जब ईमेल संबंधित किसी भी सर्विस को भेजना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स का रोल होता है। तो आप कह रहे हैं ईमेल से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन या ईमेल के माध्यम से कोई भी भाग भेजना चाहते हैं, तो याद रखना कि ईमेल के मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा जाए कि मेन कंपोनेंट ऑफ, देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ आपके क्या? ईमेल। तेज आपकी जब भी ईमेल आप मैसेज की बात कर रहे हैं, ईमेल संबंधित सर्विस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जनरली आपके 3 आपके कंपोनेंट होते हैं। तो ये सबसे पहला कंपोनेंट आपका होता है जिसे आपका नाम दिया जाता है, जो कि कौन सा कहलाता है? यूजर एजेंट। आप कह रहे हैं यूजर एजेंट वह प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से आप ईमेल को पढ़ते हैं, कंपोज करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो यार ये ईमेल संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं, आप कह रहे हैं ईमेल से संबंधित होने वाले जितने भी कार्य होते हैं, वो सारे कार्य आपके किसके द्वारा होते हैं? यूजर एजेंट। मतलब यूजर एजेंट वह प्रोग्राम है जिसके माध्यम से एक उपयोगकर्ता किसी भी ऑपरेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड जो पार्ट आता है जिसे एमटीए कहते हैं। एमटीए का मतलब होता है जिसे क्या कहा गया? मैसेज ट्रांसफर। ठीक है, मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है। तो आप जब भी ईमेल भेजते हैं तो यूजर एजेंट सबसे पहले, आप कह रहे हैं कि कोई भी सेंडर और रिसीवर मान लीजिए एक ही सिस्टम पर है, सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें आपके 2 यूजर एजेंट की जरूरत होती है, किसी एमटी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके सेंडर और रिसीवर अलग अलग सिस्टम पर है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एमटीए की। और एमटीए के रूप में प्रमुख रूप से जो काम करता है उसका नाम क्या है? कौन सा है? एसएमटीपी। तो याद रखिए कि आपके मैसेज को एक्चुअल में ट्रांसफर करने वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? एमटीए होता है। ऐसे हम कहते हैं कि तीसरा जो पार्ट होता है, तीसरा कंपोनेंट एमएए, ठीक है, जिसे आपका कहा जाता है आपका कौन सा? मैसेज, ठीक है, एक्सेस एजेंट। तीसरा जो पार्ट होता है जिसके माध्यम से मैसेज को एक्सेस करते हैं, तो एक्सेस करने के लिए 2 आपके सर्विस होती है। एक कौन सी सर्विस होती है? पॉप। और दूसरी कौन सी सर्विस होती है? आई मैप होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन आप भेजना चाह रहे हैं ईमेल के माध्यम से, तो वहां पे 3 आपके कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। हो गया नोट? जल्दी लिखो, जल्दी। हम्म।
देखिए इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आपके कोई भी मैसेज को भेजा जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो भाग आपके यूज किए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, मैसेज को कंपोज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा जिस भाग का उपयोग करेंगे वो पार्ट कौन सा होगा? कौन सा होगा? यूजर एजेंट। तो यूजर एजेंट क्या करेगा? सबसे पहले अपने मेल सर्वर के साथ में कम्युनिकेट करेगा। मेल सर्वर कौन? जीमेल, वाईमेल, हॉटमेल, वहां से। और फिर वहां से जब आप मेल भेजते हैं तो उस मेल को ट्रांसफर करने वाला, उस मेल को ट्रांसफर करने वाला जो भाग है वो कौन सा होता है? एमडी। और ये एमटी जो ट्रांसफर करता है वो संबंधित रिसीवर के मेल सर्वर पे भेजता है। उस मेल सर्वर से किसी जानकारी को पढ़ने, प्राप्त करने के लिए जिस भाग का यूज होता है वो कौन सा होता है? एमएए। एमएए का मतलब मैसेज एक्सेस एजेंट कहलाता है। तो इनमें एक पॉइंट लिखो, सबसे पहले लिखो यूजर एजेंट। यूजर एजेंट। यूजर एजेंट। इसमें लिखो यूजर एजेंट। यूजर एजेंट मुख्यतः एक उपयोगकर्ता को सर्विस प्रदान करता है, सर्विस प्रदान करता है जिससे जिससे यह ईमेल को ईमेल मैसेज को ईमेल मैसेज को ईमेल मैसेज को आसानी से भेज तथा प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आप कह रहे हैं कि यूजर एजेंट के माध्यम से आप किसी भी ईमेल को भेजने और प्राप्त करने की, ये जैसे क्या क्या कर सकते हो बताओ? तो जैसे हम कह सकते हैं कि यूजर एजेंट के माध्यम से किसी भी आपके कंपोजिंग मैसेज, कंपोज का मतलब क्या होता है? नया मैसेज क्या करना? तैयार करना। अगर आप ईमेल नया मैसेज लिखना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप उस मैसेज को क्या करना चाहते हो? पढ़ना। अगर आप मैसेज को पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? यूजर एजेंट की। या फिर अगर आप उस मैसेज का क्या करना चाहते हो? ठीक है, रिप्लाइंग टू मैसेज। अगर आप उस मैसेज का कोई रिप्लाई करना चाहते हो तो भी जरूरत है। इसके अलावा अगर आप उसी सेम मैसेज को क्या करना चाहते हो? फॉरवर्ड। ठीक है, हम कहते हैं कि फॉरवर्डिंग मैसेज। अगर आप उस मैसेज को अगर फॉरवर्ड कर रहे हो तो भी यूजर एजेंट की जरूरत है। या आपके पास में जो भी मेल बॉक्स है, सारे मेल कहाँ रखे जाते हैं? मेल बॉक्स में। तो उस मेल बॉक्स को क्या करना चाहते हो? रखना चाहते हो, रख रखाव करना चाहते हो। तो ये सारे के सारे जो काम होंगे, क्या रहे कि ये जितने भी ऑपरेशंस आपके परफॉर्म किए जाते हैं, ये सब ऑपरेशन किसके माध्यम से होंगे? यूजर एजेंट। तो यार कि यूजर को विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रदान करना, जिसके माध्यम से कोई भी यूजर आसानी से एक ईमेल मैसेज को भेज सके और क्या कर सके? प्राप्त कर सके। तो ये सारी सर्विसेज आपको मिलती है कि आपके यूजर ऑपरेशन जो भी परफॉर्म कर रहा है वो सारे ऑपरेशन आपके इस तरीके से यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, एजेंट जो है वो सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है? यूजर को, ताकि आप मैसेज को लिख सकें,
पढ़ सके, रिप्लाई कर सके, फॉरवर्ड कर सके और उस मेल बॉक्स में अपने अनुसार क्या कर सके, किसी भी तरह का क्या कर सके, सुधार कर सके। तो याद रखना कि ये आपके नाम याद रखना चाहो तो टू टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ यूजर एजेंट। तो ये आपके यूजर एजेंट जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। नेम याद रखना चाहो, एक होता है यूजर एजेंट जो कि पुराने समय में काम में लिया जाता था। वो कैसा यूजर एजेंट होता था? कमांड। पुराने समय में जो भी एक्सेस मिलता था वो हमें किसके माध्यम से मिलता था? कमांड के माध्यम से। और आजकल जो भी आपको यूजर एजेंट मिलता है वो किस पर आधारित होता है? आजकल किस पर आधारित होता है? जीयूआई पर। मतलब कि आपके आजकल हम जो जीमेल, वाई मेल, हॉटमेल, याहू मेल, रेडिट मेल जो यूज कर रहे हैं उनमें कौन सा यूज करते हैं? कमांड पे आधारित या फिर जीयूआई पर आधारित? कौन सा? जीयूआई पर आधारित। देखिए जैसे एग्जाम्पल याद रखना, पहले आता था कौन? मेल ऐसे मेल नाम से आता था, पाइन के नाम से आता था। आजकल एग्जाम्पल एमएस आउटलुक का नाम सुने हो? किसका भाग होता है? एमएस ऑफिस का। या अडूरा, ठीक है, नेट स्केप कम्युनिकेटर भी होता है, ऐसे यूज हो सकते हैं। अरे हो गया क्या? तो याद रखना कि देखो, यूजर को किसी भी मैसेज को भेजने और प्राप्त करने से संबंधित जितनी भी सर्विसेज दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? यूजर एजेंट। अब देखो समझो, वास्तव में किसी भी हम दूसरा जो पार्ट आपका यहां पर यूज करते हैं, तो ये उसके बाद में हम कहते हैं सेकंड जो पार्ट आपका है जिसका नाम क्या है? एमटीए। एमटीए का मतलब क्या होता है? मैसेज ट्रांसफर एजेंट। तो याद रखिए कि मूल रूप से किसी मैसेज को भेजने वाला या मैसेज को ट्रांसफर करने वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एमटीए। और एमटीए का मतलब किससे होता है? एसएमटीपी से। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं ईमेल के लिए सबसे प्रचलित प्रोटोकॉल कौन सा? एसएमटीपी। या बोला जाए ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? एसएमटीपी। तो लिखो एमटी। मूल रूप से मूल रूप से मूल रूप से मेल को मूल रूप से मेल को एमटीए के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। एमटीए के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है तथा तथा इसे इसे एक इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा परिभाषित किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा परिभाषित किया जाता है जिसे जिसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
जैसे SMTP, जिसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यार ये एमटी की जब भी बात होगी तो एमटी के मूल रूप से मेल को ट्रांसफर करने वाला भाग कौन होता है? एमटी। एमटी का तात्पर्य किससे होता है? एसएमटीपी से। तो ये नेक्स्ट देखिए, अगला जो पार्ट आता है एमएए। ठीक है, हम क्या कहते हैं? मैसेज एक्सेस। ठीक है, मैसेज एक्सेस एजेंट। अब लेकिन अगर हम यहां पर किसी भी मैसेज को क्या करना चाह रहे हैं? एक्सेस करना चाह रहे हैं, कि किसी भी मैसेज को एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर हम कहते हैं आपका मैसेज ट्रांसफर करके कहां आता है? मेल सर्वर में। कहां आता है? मेल सर्वर। तभी तो आप अगर याद आ रहा हो तो आप लोगों को मैंने दो तरह के कम्युनिकेशन बताए थे, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में क्या सेम टाइम पर सेंडर और रिसीवर का अवेलेबल होना जरूरी होता है क्या? नहीं। तो हम कहते हैं कि एसिंक्रोनस में कोई भी मैसेज को कभी भी भेज देता है, जैसे ईमेल। वो ईमेल आपके कहां आ गया? मेल बॉक्स में। लेकिन उस मेल बॉक्स से उस मेल को एक्सेस करने की जो सुविधा देता है वो आपका कौन होगा? मेल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होगा। लिखो इसमें, ठीक है, एमएए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, है जो मैसेज को मेल बॉक्स से मैसेज को मेल बॉक्स से मेल बॉक्स से पुल मेल बॉक्स से पुल करती है। पुल का मतलब निकालती है। मेल बॉक्स से पुल करती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको अभी बस इतना सा याद रखना है। दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है आईमैप और दूसरा कौन सा? पॉप। बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि आपके दो एसएमटीपी बताओ, पुल प्रोटोकॉल होगा या पुश प्रोटोकॉल होगा? ये कौन से काम आता है? पुश। तो ये जबकि यहां पर ये आपका प्रोटोकॉल किसके लिए होता है? पुल के लिए। एक होता है कि आपने भेजा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार कि इनमें से कौन सा एक पुश प्रोटोकॉल है या इनमें से पुल प्रोटोकॉल है। तो जानकारी को प्राप्त करना चाह रहे हो, आपके मेल बॉक्स में है, लेकिन मेल बॉक्स से किसी जानकारी को प्राप्त करना चाह रहे हो, रिट्रीव करना चाह रहे हो, तो उस केस में हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत होगी और उस प्रोटोकॉल का नाम क्या कहलाएगा? प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल? पॉप या आईएमएफ। अगर भेजने की बात करें तो कौन सा? एसएमटीपी। नेक्स्ट देखो, अगला देखो आपका यहां पर इसी कैटेगरी में नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है, ठीक है, एड्रेस। याद रखना, एड्रेस फॉर्मेट ऑफ किसका? ईमेल। आप कोई भी ईमेल जब आप संदेश भेजना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी एड्रेस फॉर्मेट की जरूरत होती है, नहीं होती है? फॉर्मेट। तो कोई भी जो एड्रेस होगा उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट आपका यहां पर होता है जिसे क्या कहते हैं? लोकल पार्ट। फिर एक चिन्ह होता है और फिर इसके एक चिन्ह आपका अवेलेबल होगा, और लास्ट में जो आपका पार्ट दिया जाता है जो कि कौन सा पार्ट कहलाता है? ग्लोबल पार्ट। कोई भी ईमेल एड्रेस जो दिया जाता है उसके तीन हिस्से होते हैं। तो जनरली हम कहते हैं कि ईमेल एड्रेस में तीन हिस्से होते हैं। तो जिसमें पहला जो पार्ट होता है लोकल पार्ट, और लोकल पार्ट हमेशा जो डिफाइन करता है वो किसको डिफाइन करता है? यूजर नेम।
देखिए यहाँ पर इस वाले भाग में ग्लोबल जो पार्ट होता है वो हमेशा डिनोट करता है, वो किसको डिनोट करता है? डोमेन नेम। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है एट द रेट ऑफ, ठीक है, हम कहते हैं कि सिंबल, ठीक है, सिंबल यूज टू, ठीक है, यूज टू डिवाइड, ठीक है, आपके यूजर नेम एंड डोमेन नेम। यूजर नेम और डोमेन नेम को विभाजित करने वाला एक चिन्ह होता है, और उस चिन्ह को कौन सा कहते हैं? एट द रेट। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा XYZ, ठीक है, _123 एट द रेट ऑफ आपका क्या हो सकता है? gmail.com। ऐसे कोई भी एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है, एड्रेस देकर ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा भाग किसको दर्शाता है। क्या किसी ईमेल एड्रेस के अंदर स्पेस हो सकता है क्या? हो सकता है कि स्पेस नहीं है। हम कहते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर में स्पेशल रूप से डॉट हो सकती है, हाइफन हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा बाकी विशेष प्रतीक यहाँ ईमेल एड्रेस में अलाउ नहीं होते हैं। हो गया नोट? अरे हो गया क्या नोट? देखिए, नेक्स्ट देखो, अगला जो पॉइंट आपका यहां पर आता है जिसे हम क्या कहते हैं? मैसेज फॉर्मेट। ठीक है, मैसेज फॉर्मेट ऑफ ईमेल। ठीक है, याद है कि कोई भी ईमेल जो होता है उस ईमेल का जो मैसेज होता है उसे दो भागों में बांटा गया है। तो याद है कि कोई भी ईमेल मैसेज होता है उस मैसेज के दो पार्ट होते हैं। तो याद रखना, हमेशा जब भी कोई भी ईमेल मैसेज की बात की जा रही है तो ईमेल मैसेज के संदर्भ में आपके दो भाग होते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है उस वाले भाग को हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है? हेडर। और दूसरा जो भाग होता है वो पार्ट क्या कहलाता है? बॉडी। तो ये ईमेल मैसेज भेजा जाता है उसे हम दो भागों में आपका यूज कर सकते हैं। तो ये हम कहते हैं कि हेडर और बॉडी दोनों एक दूसरे से क्या होती है? अलग होती है। और ये अलग किसके द्वारा? हम कहते हैं कि ये जो पार्ट अलग है, ठीक है, हम कहते हैं इन दोनों को अलग किया जाता है, सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेटेड बाय कौन सी लाइन से? अरे कौन सी लाइन से? ब्लैंक लाइन। ठीक है, हमेशा हेडर और बॉडी को एक खाली लाइन के द्वारा क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। हेडर में हमेशा ध्यान रखो, हेडर वाला जो पार्ट होता है, हेडर वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा ये जो हेडर लाइन होती है और ये जो हेडर लाइन में जो भी भाग होता है वो हमेशा कॉलन से डिनोट होगा और कॉमा से क्या होगा? सेपरेट होगा। जैसे टू सीसी, ठीक है, बीसीसी, जैसे कि कौन सा पार्ट आता है? सब्जेक्ट। देखा आपने ये? ठीक है, आपने देखा होगा ये जो पार्ट आपका यूज हो सकता है। ठीक है, सीसी का मतलब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब ब्लैक या ब्लाइंड है? ब्लाइंड होता है। ये दोनों का उपयोग ईमेल की एक कॉपी को एक समय पे एक से ज्यादा लोगों को भेजने के लिए करते हैं। लेकिन सीसी में जो एड्रेस लिखा जाता है वो सबको दिखाई देता है, जबकि बीसीसी में लिखा एड्रेस क्या होता है? हिडन होता है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि आपका टू यूज हो सकता है, सीसी यूज सकता है, बीसीसी यूज हो सकता है। कई बार रिसीवर एंड पर जाते हैं तो कौन से की भी बात होती है? फ्रॉम की भी बात होती है।
ठीक है, और फ्रॉम के साथ साथ में आपके कई बार आपकी किसकी भी बात होती है, डेट की भी बात। तो ये जो सेक्शन होता है, जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है, तो हम कहते हैं कि आपको याद रखना है कि प्रत्येक हेडर, ठीक है, प्रत्येक हेडर में, ठीक है, जो भी हेडर होगा उस हेडर में कुछ इंफॉर्मेशन आपकी होगी। ठीक है, प्रत्येक हेडर में टाइप है, ऐसे कहते हैं, प्रत्येक हेडर में टाइप तथा तथा वैल्यू वैल्यू को शामिल किया जाता है। प्रत्येक हेडर में टाइप तथा वैल्यू को क्या करते हैं, शामिल करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, हेडर और वैल्यू को आपका यहां पे शामिल किया जाता है, और एक और वर्ड याद रख लो, और कॉलन, कॉलन द्वारा सेपरेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो मैसेज का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हेडर के द्वारा। और इस बॉडी वाले पार्ट में क्या होगा, अरे बॉडी वाले भाग में क्या होगा, एक्चुअल मैसेज। ठीक है, हम कहते हैं एक्चुअल मैसेज। ठीक है, मूल संदेश होगा जिसे वास्तव में आप क्या करना चाहते हो, भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका पहले एसएमटीपी का यूज कर रहे थे, तो पहले कौन से करेक्टर थे, ओनली आस्की, ओनली आस्की टेक्स्ट है। देखिए, आपके पहले केवल और केवल आपका जब एसएमटीपी यूज कर रहे थे तो केवल आस्की टेक्स्ट को भेज सकते थे, मतलब टेक्स्ट मैसेज जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे अगर बात करें, यहां पर हमने, देखिए, जरूरत महसूस हुई, ऑडियो भेजना है, वीडियो भेजना है, किसी चित्र को भेजना है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपके 1993 से, ठीक है, ईमेल, ईमेल में साउंड, ठीक है, वीडियो, इमेज, इमेज को भेजा भेजा जाने लगा, जिसके लिए जिसके लिए MIME का, ये पढ़ेंगे आगे हम, उपयोग होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अब MIME यूज होता है ना आजकल। क्या कोई भी जो भाग होता है, क्या ईमेल में केवल टेक्स्ट जाता है क्या, आज के टाइम पे अलग अलग होता है, नॉन आस्की कैरेक्टर भेजे जाते हैं। ठीक है, तो वो नॉन आस्की कैरेक्टर्स को भेजने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है, MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कहा जाता है। ठीक है, ये नोट कर लो, इसे आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। कल मतलब परसों। भूख लग रही है, परोठे खाऊं। हाँ, हम्म। देखो, किसका, मेरे टिफिन आता ही नहीं है, यही बनती है रोटी, हमने यहाँ बनती है, नहीं तो बगल में सिक्योरिटी ढाबा जिंदाबाद है। ये टिफिन नहीं बनता ना। हाँ, कौन सा, वो सब सारे ही आ गए ना, सारी फाइलें हो गई अब। ठीक है, याद करो,